Now we will discuss the short questions that are present in your exercise. So the first short question is, can you differentiate between light microscope and electron microscope? जहां पे भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आएगा आपने हमेशा इसी तरह लाइन डाल के कंपैरिजन करना है। तो हमें पता है कि लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर जो होता है वो लाइट यूज होती है एज अ सोर्स, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन बीम होती है। लाइट माइक्रोस्कोप का लोअर मैग्निफिकेशन होता है और लिव और डेड दोनों स्पेसिमेन को हम लोग स्टडी कर सकते हैं और इसकी रेजोल्यूशन पावर जो होती है वो लो होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन हाई होती है और डेड इमेज को हम लोग स्टडी कर सकते हैं और इसकी रेजोल्यूशन जो होती है वो हाई होती है। सेकेंड है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उनमें डिफरेंस बताएं। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी के लिए होता है, जबकि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है वो हम सेल सरफेस को स्टडी करने के लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने पोलन ग्रेन के सेल को स्टडी करना है कि वो जो है पोलन ग्रेन उसकी सरफेस ऊपर से कैसी होती है, वो रफ होता है या स्मूथ होता है, तो उसके लिए मैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करूंगी। लेकिन अगर मुझे देखना है कि जो लिवर सेल है उस लिवर सेल के अंदर कितने वैक्यूल्स होते हैं या लिवर सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होते हैं, तो उनके लिए मैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करूंगी। 6C है हमारे पास वायरस एंड प्रियॉन्स। वायरसेस बेसिकली हमारे पास इन्फेक्शन पार्टिकल्स होते हैं जिनके पास जीनोम तो होता है और ये लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान जो होता है एक ब्रिज होता है, जबकि प्रियॉन जो होते हैं ये हमारे पास अब नॉर्मल प्रोटीन्स होते हैं जो कि अपने ना खुद काम करते हैं ना दूसरे प्रोटीन्स को काम करने देते हैं। डी है द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अब इसमें जो है वो आप एक से ज्यादा डिफरेंसेस भी लिख सकते हैं कि आपने पहले इस तरह से लाइन डाली, एक तरफ आपने प्रोकैरियोटिक सेल्स लिखा और दूसरा यूकैरियोटिक सेल्स। अब प्रोकैरियोटिक सेल में कोई मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली नहीं होती, जबकि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली होती है। फिर आप ये भी बता सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो हमारे पास एशियन है, यानी पहले दुनिया में आया था, जबकि यूकैरियोटिक सेल जो है ये इवॉल्व्ड है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में अंदर आपने एग्जांपल देने के इसके अंदर बैक्टीरिया सेल्स आ जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो है वो एनिमल्स और प्लांट सेल्स इंक्लूडेड है। ई है द डिफरेंस बिटवीन मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज। इसी तरह आपने लाइन डाल के कंपैरिजन करना है एंड देन आपको बताना है कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं बेसिकली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं और ये किसी भी प्लांट के जो एपेक्स के अंदर सेल्स होते हैं वो उनमें प्रेजेंट होते हैं, जबकि परमानेंट सेल्स जो होते हैं हमारे पास स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं और ये जो होते हैं फर्दर डिवाइड होने की कैपेबिलिटी नहीं रखते। देन वी हैव द डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो होता है बेसिकली वाटर और मिनरल कंडक्ट करता है और प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जबकि जो फ्लोएम होता है वो सिर्फ फूड प्रिपेयर करता है और फूड को जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है इन द प्लांट। फिर हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस। सॉलिड फूड पार्टिकल्स की इंजेक्शन को फैगोसाइटोसिस कहते हैं, जबकि लिक्विड की इंजेक्शन को हम लोग पिनोसाइटोसिस कहते हैं। एच है हमारे पास एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। एक्सो से आपको पता चल रहा है कि जो चीज हम लोगों को सेल से बाहर भेजनी है उस प्रोसेस को हम लोग एक्सोसाइटोसिस कहते हैं, और जब हमें चीजें सेल के अंदर चाहिए होती हैं तो इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंडो से आप याद रखें इनसाइड और एक्सो से आप याद रखें आउटसाइड। देन यू हैव टू टेल द डिफरेंस बिटवीन द डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन जो है वो किसी भी पार्टिकल की मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लो कंसंट्रेशन, और ऑस्मोसिस जो है वो मूवमेंट है सॉल्वेंट पार्टिकल यानी कि पानी की मूवमेंट फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। इनके डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर पानी जो है वो ज्यादा होगा, जबकि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि इसके अंदर पानी कम होगा। सो दैट्स व्हाई पानी मूव करता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लो concentration. Then you have to tell the difference between the turgor pressure and osmotic pressure. टर्गर प्रेशर जो होता है वो बेसिकली किसी भी सेल के अंदर जो होता है वो किसी भी किस्म का प्रेशर जो होता है वो डेवलप होने को होता है, जबकि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो मैक्सिमम प्रेशर होता है जो कि डेवलप होता है सेल के अंदर एक सर्टेन पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन है हाउ द सेल थ्योरी वाज डेवलप्ड, यानी कि सेल थ्योरी कैसे बनी थी। एंड यू ऑल नो कि सेल थ्योरी जो है वो एक सिंगल साइंटिस्ट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, बल्कि मल्टीपल साइंटिस्ट ने विद द पैसेज ऑफ टाइम इसे डेवलप किया था। तो आपने इसकी एक टाइमलाइन क्रिएट करनी है कि आपने बताना है कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया, 1831 में न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ, 1838 के अंदर जो श्लाइडन थे उन्होंने कंक्लूड किया था कि सारे प्लांट्स जो होते हैं वो सेल से बने, जबकि 1838 के अंदर ही जो श्वान थे उन्होंने कंक्लूड किया था कि एनिमल्स जो हैं वो सेल से बने हुए। और फिर फाइनली 1855 में फिरको ने प्रपोज किया था कि जो लिविंग सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से अराइज होते हैं।
क्वेश्चन 3 है, व्हाट आर द फॉलोइंग साइंटिस्ट फेमस फॉर? एरिस्टोटल यू ऑल नो कैसे प्रपोज किया था कि एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो रिलेटेड है। फिर रॉबर्ट हुक, वी ऑल नो कि उन्होंने सेल डिस्कवर किया था 1665 को। रॉबर्ट ब्राउन ने जो था वो न्यूक्लियस डिस्कवर किया था 1835 को। शॉन एंड श्लाइडर ने जो था बेसिकली प्रपोज किया था कि प्लांट्स और एनिमल सेल्स दोनों जो होते हैं वो सेल्स से क्रिएट होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ द साइज एंड द शेप ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू सरफेस एरिया रेशियो। जैसे सेल बड़ा होता जाएगा तो उसका अंदर का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता जाएगा और उसका साइज और शेप जो रेशियो होगा वो डिक्रीज होगा। जबकि हमारे पास जब सेल्स होता है साइज में छोटा होता है तो उसका जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। क्वेश्चन 5 है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग। डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में आपको पता है कि ये जो है ये बेसिकली सब्सटेंस जो होता है वो सेल के अंदर आ सकते हैं और वेस्ट मटेरियल सेल से बाहर मूव कर सकते हैं। देन वी हैव द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में बेसिकली जो ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और आयंस होते हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन में ज्यादा हेल्प मिलती है। ऑस्मोसिस में बेसिकली ऑस्मोसिस क्या होता है कि पानी की कंसंट्रेशन को मेंटेन होता है, सो दैट्स व्हाई जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी इंटरनल होम्योस्टैटिक कंडीशंस जो होते हैं वो मेंटेन रहती हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ये होता है कि हमारे पास जो यूजफुल मिनरल्स होते हैं वो प्लांट्स की बॉडी या एनिमल सेल्स जो होते हैं वो इजीली अपने अंदर लेकर जा सकते हैं। सेल अगर स्मॉल होगा साइज में तो वो इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकेगा म्यूजियम न्यूट्रिएंट्स को और दूसरे सब्सटेंसेस को, बिकॉज उसका जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। टर्गर बेसिकली आपको पता है कि वो प्रेशर होता है जिसकी वजह से सेल जो प्लांट सेल होते हैं स्पेशली वो अपनी इनर मेम्ब्रेन को जो होता है वो कांटेक्ट रखते हैं और उनके अंदर जो प्रेशर होता है वो उनको मैकेनिकल सपोर्ट जो होता है वो भी प्रोवाइड कर रहा होता है। हमारे पास 6 शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई ऑस्मोसिस कैन बी कंसीडर्ड एज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। तो इसका आंसर है कि ऑस्मोसिस बेसिकली डिफ्यूजन क्यों कंसीडर होता है, क्योंकि इसके अंदर जो पानी होता है वो मूव करता है फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टुवर्ड्स द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्वेश्चन 7 है, व्हाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन नॉट बी यूज्ड टू स्टडी लाइफ प्रोसेस। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लाइफ प्रोसेस के लिए क्यों नहीं स्टडी हो सकती? रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हम जब भी स्पीसी यूज करते हैं, स्पेसिमेन यूज करते हैं, हमेशा डेड होते हैं, सो दैट्स व्हाई हम लोग लाइव प्रोसेसेस को होता हुआ नहीं देख सकते। इसके साथ ही हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द लॉन्ग क्वेश्चंस।